हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल लाइसेंसिंग। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल लाइसेंसिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये जान के कि कौन कौन से बिजनेस हैं जो सेंट्रल लाइसेंसिंग के अंडर में आते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आपकी कोई डेयरी यूनिट है तो आपके पास इतने इक्विपमेंट होने चाहिए कि आप हैंडल कर सके कम से कम मोर देन 50,000 लीटर्स ऑफ लिक्विड मिल्क पर डे या फिर 2,500 मेट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम। वैसे ही अगर आपकी कोई वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप हैंडल कर सके मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे। तीसरा है कि अगर आप कोई स्लॉटर हाउस चला रहे हो तो आपके पास इतने इक्विपमेंट होने चाहिए कि आप हैंडल कर सको कम से कम 50 लार्ज एनिमल या फिर 150 और मोर स्मॉल एनिमल, जिसमें इंक्लूड होता है शिप, गोट्स, इतने ऐसे इस तरह के स्मॉल एनिमल्स, या फिर हम मोर देन 1,000 पोल्ट्री बर्ड्स पर डे के बेसिस में। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इतने सारे एनिमल हैंडल कर सकते हो पर डे, तो आपको सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपकी कोई मीट प्रोसेसिंग यूनिट है तो आपके पास इतना इक्विपमेंट होना चाहिए कि आप हैंडल कर सकें मोर देन 500 kg ऑफ मीट पर डे या फिर 150 मेट्रिक टन पर एनम। अगला है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। अब एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है कि इंडिया से अगर बाहर आप कोई भी चीज़ लेके जाके बेच रहे हो तो उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर कोई भी एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट बाहर जाके, तो उसको सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगला है ऑल इम्पोर्टर्स इम्पोर्टिंग फूड आइटम इंक्लूडिंग फूड इंग्रेडिएंट्स एंड एडिटिव फॉर कमर्शियल यूज़। वैसे ही अगर कोई भी इम्पोर्टर इंडिया में इम्पोर्ट करता है कोई प्रोडक्ट तो उसको सबसे पहले सेंट्रल लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। अगला है फूड बिजनेस ऑपरेटर ऑपरेटिंग इन 2 और मोर स्टेट्स। अब समझिए जैसे कि आपका एक बिजनेस है, आप पंजाब में भी रन कर रहे हैं और हरियाणा में भी रन कर रहे हो उसकी ब्रांच, तो आपका जो मेन हेड क्वार्टर है उसको तो सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, पर जो आपकी ब्रांचेस हैं उसको अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी पर डे सेंट्रल या स्टेट लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगला है फूड केटरिंग सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एंड यूनिट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी लाइक रेलवे, एयर एंड एयरपोर्ट, सी पोर्ट, डिफेंस एक्सेट्रा। अब मतलब आपकी फूड केटरिंग सर्विस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की है और गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो ये सारी सर्विसेज सारप को सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन पढ़ा था, वहाँ थी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, वैसे ही यहाँ होती है सेंट्रल अथॉरिटी जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल लाइसेंसिंग के लिए। अब सेंट्रल अथॉरिटी में कौन आता है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन हिज कैपेसिटी एज फूड सेफ्टी कमिश्नर। यहाँ होता है फूड अथॉरिटी एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI के द्वारा। अब प्रेजेंट के CEO ऑफ FSI कौन है, जो कि अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, उनका नाम है अरुण सिंघल जी। तो आप जब भी कभी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाइसेंसिंग के समय सबमिट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा फॉर्म B, जो कि आपको कंप्लीट करके और साइन करके सबमिट करना पड़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है फॉर्म A, एक होता है फॉर्म B। फॉर्म A होता है वो हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए होता है और फॉर्म B होता है वो हमारा लाइसेंसिंग के लिए होता है। तो सबसे पहला काम है आपको ये कंप्लीट और साइन करके सबमिट करना। और आपको क्या सबमिट करना पड़ता है? ब्लूप्रिंट एंड लेआउट प्लान ऑफ द प्रोसेसिंग। आपको अपना ब्लूप्रिंट और प्लांट का लेआउट सेंड करना पड़ता है। आपको अपने डायरेक्टर्स की लिस्ट भेजनी पड़ती है अलॉन्ग विद एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको अपने नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, आप जो भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हो अपने पूरे प्लांट में, आपको उसकी डिटेल भेजनी पड़ती है। आपका ID और एड्रेस प्रूफ भेजना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ में आपका रेंट एग्रीमेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब आ जाता है। और ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब आ जाता है। और अगला है लिस्ट ऑफ फूड कैटेगरी डिज़ायर टू बी मैन्युफैक्चर।
अब आपके प्लांट में आपको कौन सा मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्ट कौन सा मैन्युफैक्चर करना है, उसकी आपको लिस्ट भेजनी पड़ती है। उसके साथ ही साथ आपको एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ वाटर, अब आपकी वाटर की एनालिसिस रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी। आप किस तरह का वाटर यूज़ कर रहे हो, आप प्राइवेट सोर्स से यूज़ कर रहे हो या फिर पब्लिक सोर्स से यूज़ कर रहे हो, आपको उसकी एनालिसिस रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती है। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोमाइसेस। ये भी एक तरीके का एड्रेसी प्रूफ है, जैसे कि आपको इस बात का सबूत देना पड़ता है कि जो हाँ आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो वो आपको बिलोंग करता है। उसके बाद आता है एनओसी फ्रॉम मैन्युफैक्चर इन केस ऑफ रीलेबलर्स। अब ऐसा होता है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देती है और आपको बोलती है कि आप इसको लेबलिंग कर दीजिए, तो इस केस में भी आपको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैन्युफैक्चरर के द्वारा देना पड़ता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। फिर आता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान और सर्टिफिकेट इफ एनी। अब फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या आता है, आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज आती है, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेज आती है एंड हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये तीनों को मिला के फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। तो आपका अगर पास कोई प्लान है या सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर आता है सोर्स ऑफ मिल्क। अगर आपका कोई डेयरी प्लांट है वो है तो आपको ये बताना पड़ता है कि आपका मिल्क कहाँ से ले रहे हो आप, और उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है प्रॉपर, आपको वो भी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। वैसे ही अगर आप कोई मीट या मीट प्रोसेसिंग प्लांट चला रहे हो तो आपको ये बताना पड़ता है कि आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, आपकी सोर्स क्या है उस चीज़ की, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगला है पेस्टिसाइड रेसिड्यू रिपोर्ट ऑफ वाटर। आपको वाटर से रिलेटेड सारी एनालिसिस रिपोर्ट देनी पड़ती है ताकि आप ये कंफर्म कर सकें कि आपका जो वाटर है वो कंटामिनेटेड नहीं है किसी से भी। अगला है रिकॉल प्लान। रिकॉल प्लान अगर आपके पास है, आपके कंपनी में एप्लीकेबल है, तो आपको एक रिकॉल प्लान भी रखना है ताकि अगर कभी भी आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए और आपको प्रोडक्ट वापस मंगाना पड़े तो आप इजी आइडेंटिफाई कर सके कि आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कहाँ कहाँ से मंगाना है। और साथ में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्यूनसिपैलिटी, लोकल बॉडी और स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से भी लेके देना, सबमिट करना पड़ता है। अब आते हैं हम कंडीशन फॉर लाइसेंसिंग में। अब एक बार जब आप लाइसेंस ले लेते हो तो आपको कुछ कंडीशन है वो फॉलो करनी पड़ती है एज एन फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो हम देखते हैं कि करके वो कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन है डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ लाइसेंस एट ऑल टाइम एट अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द प्रोमाइसेस। आपको जो लाइसेंस की कॉपी होती है वो आपको हमेशा डिस्प्ले करनी पड़ती है अपनी प्रोमाइसेस में, और ऐसी जगह पे जहाँ सब देख पाएँ। उसके बाद है गिव नेसेसरी एक्सेस टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी और देयर ऑथराइज पर्सनल टू द प्रोमाइसेस। अब कोई भी बंदा या ऑफिसर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तरफ से आता है तो आपको अपनी प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उसको पूरा एक्सेस देना पड़ता है। अगला है इन्फॉर्म अथॉरिटीज़ अबाउट एनी चेंज और मॉडिफिकेशन इन एक्टिविटी कंटेंट ऑफ लाइसेंस। अगर आपके लाइसेंस में कुछ भी चेंज आता है या कुछ मॉडिफिकेशन है तो आपको वो इन्फॉर्म करना पड़ता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। अगला है एम्प्लॉय एटलीस्ट वन टेक्निकल पर्सन टू सुपरवाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब आपको अपनी प्रोडक्शन में कम से कम एक बंदा तो ऐसा रखना पड़ेगा जो कि टेक्निकल पर्सन हो, जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, डिग्री हो, जो कि नेसेसरी है टू एक्ट एज एन टेक्निकल पर्सन ऑफ द प्रोडक्शन। अगला आता है इंश्योर दैट नो प्रोडक्ट अदर दैन द प्रोडक्ट इंडिकेटेड इन द लाइसेंस रजिस्ट्रेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द यूनिट। अब आपने कुछ प्रोडक्ट है वो आपने मेंशन कर रहा है लाइसेंसिंग में कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे तो आप वही करोगे, उसके सिवा आप कुछ और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अगला है शेड्यूल 4 से रिलेटेड कि आपको शेड्यूल 4 की सारी रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। आपको सैनिटरी, हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन सब मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद है आपको डेली रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे प्रोडक्शन के, रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन के और सेल के, दैट इवन सेपरेटली। उसके बाद आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा जो आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो वो पूरी ऑप्टिमम क्वालिटी का है। उसके बाद आपको अपनी इक्विपमेंट और मशीनरी को अच्छे से क्लीन करना है, रेगुलर क्लीन करना है, और जहाँ CIP एप्लीकेबल है वहाँ आपको CIP करना है। CIP मतलब क्लीन इन प्लेस सिस्टम। अब अगला है कि आपको जो अपना फूड प्रोडक्ट है उसकी आपको रेगुलर टेस्टिंग करानी पड़ती है ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो किसी चीज़ से कंटामिनेटेड तो नहीं है।
और आपको ये टेस्टिंग करानी है NABL एक्रेडिटेड या FSSAI नोटिफाइड लैब में से। सॉरी, यहाँ आई मिसिंग है, FSSAI है, FSSAI नोटिफाइड लैब, और कम से कम 6 महीने में एक बार। तो अपने फूड प्रोडक्ट का तो आपको प्रॉपर टेम्परेचर जो कि रिक्वायर्ड होता है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट योर सप्लाई चेन, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, तो आपको ये मेंटेन करना पड़ता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, जो कि था सेंट्रल लाइसेंसिंग। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।